So it's the first chapter of science, chemical reactions and equation. कोशिश करते हैं कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो है टॉपिक को कवर किया जा सके, ताकि हर एक वो स्टूडेंट जो अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसको बेटर से बेटर परफॉर्म कर पाए. So let's start with the first chapter of science, chemical reactions and equation. सबसे पहला टर्म है chemical reactions and equations. The breaking and making of bonds between different atoms to produce new substances is called a chemical reaction. ये थोड़ा सा कह सकते हैं एक एडवांस डेफिनेशन हो गई. अगर मैं बहुत सिंपल से अगर स्टार्ट करूं, सो व्हेन टू और मोर substances combine chemically to form new substance with all new properties. The process is known as chemical reaction. जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस केमिकली कंबाइन होता है एक नया सब्सटेंस देने के लिए, और उस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंसेस से बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज, जहां पर जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से नई है, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है. एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो पुराने बॉन्ड्स हैं, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, जिससे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्मेशन से वाटर बना, और वाटर एक नया सब्सटेंस है. वाटर की प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से अलग है. हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन जो है एक सपोर्टर ऑफ कंबशन है. लेकिन अगर पानी को देखोगे तो पानी ना तो कंबस्टिबल है और ना ही सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि पानी आग को बुझा देता है. सो ऐसा क्या हो रहा है जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और जब वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ नए बॉन्ड्स बन रहे हैं. तो ये क्वेश्चन भी जो है सीबीएसई पूछ चुका है कि एक्चुअल में रीजन क्या है जो नया प्रोडक्ट बनता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज कैसे हो जाती है. तो बॉन्ड के ब्रेक होने से और नए बॉन्ड्स के फॉर्मेशन से प्रॉपर्टीज चेंज होती है. So, there are two types of changes, namely physical and chemical changes. For example, melting of ice, we all know that it is a physical change. Rusting of iron, it's a chemical change. Formation of curd, again it's a chemical change. So first of all, let's know the difference between the physical and chemical change. Physical change, change which is a temporary one. Chemical change, which is the permanent change. No new substance is formed in a physical change. There is change only in physical properties like shape, size, physical state. But in chemical change, new substances are formed with entirely different physical and chemical properties. Change can be reversed by simple physical methods.
whereas the chemical method, in the chemical change cannot be reversed by simple physical methods. Here in physical change, energy may or may not be released or absorbed. हो सकता है यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो या ये भी हो सकता है एनर्जी रिलीज हो, बट ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है. लेकिन जब भी केमिकल चेंज होगा या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. रीजन कि क्योंकि जब भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने टूट रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं या तो एनर्जी दी जाएगी या फिर एनर्जी रिलीज होने वाली है. So any change that involves chemical change is called a chemical reaction. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि chemical change ही एक chemical reaction है. नेक्स्ट टर्म जो इस चैप्टर का है विच इज केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या है? जैसे मैंने एक बात कही कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है. ये केमिकल चेंज है और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब इस केमिकल रिएक्शन को जो मैंने इतनी लंबी बात कही कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है, इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करूं? हाउ वी कैन सिंप्लीफाई आवर थॉट, और जो भी हमने लाइन कही उसको और सिंपल वर्ड्स में कैसे कह सकता है. So the representation of a chemical reaction in the form of formulae of reactants and products separated by arrow mark is called chemical equation. कि जब भी हम chemical reaction को symbols और formula की फॉर्म से, symbols और formula की फॉर्म में chemical reaction को represent कर रहे होते हैं तो उसी representation को बोला जाता है chemical equation. The simple brief representation of a chemical reaction in terms of symbols and formulae is called chemical equation. किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. So, as I said, कि केमिकल रिएक्शन can be represented by two ways. The first is word equation. Second is chemical equation. So first of all, what is word equation? जैसे मैं एक सिंपल सा रिएक्शन लिखता हूं, chemical reaction when magnesium ribbon is burned in air, magnesium oxide, a white powder is formed. So इतनी लंबी बात है कि when magnesium ribbon is burnt in air, magnesium oxide, a white powder is formed. तो इतनी लंबी बात को कैसे शॉर्ट किया जा सकता है, कैसे इसको प्रिसाइजली रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो दो तरीके हमारे पास, एक है वर्ड इक्वेशन और एक है केमिकल इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन में जैसे जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइक मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है, मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है, इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, क्योंकि एक ही चीज है एयर में जो कि कंबशन को या बर्निंग को सपोर्ट कर रही है, विच इज ऑक्सीजन गैस. तो जब भी मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है यानी मैग्नीशियम कंबाइन हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये जब हम अपनी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम नाम देते हैं वर्ड इक्वेशन. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस मैग्नीशियम ऑक्साइड. जब भी केमिकल इक्वेशन लिखा जाता है तो उसमें दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड जहां पर हम रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एक राइट हैंड साइड जहां पर हम प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं.
लेकिन अभी भी मेहनत ज्यादा लग रही है, अभी भी टाइम ज्यादा लग रहा है। और कैसे मेहनत को कम किया जाए और कैसे से शॉर्ट किया जाए, तो हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है विच इज केमिकल इक्वेशन, कि इतनी लंबी बात को सबसे शॉर्टेस्ट वे में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो वो है हमारे पास मेथड केमिकल इक्वेशन। सो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए जो सिंबल है हमारे पास विच इज Mg, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास सिंबल है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए सिंबल है हमारे पास MgO, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। सो ये हमारे पास सबसे शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट मिला हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ व्हाइट पाउडर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सभी को। नाउ जब भी केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है तो केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है, यानी कि हमने जब केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो वहां पर जो हमारी केमिकल इक्वेशन थी वो दो तरह की हो सकती है। एक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, and next one is unbalanced chemical equation. Balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation is also known as skeletal equation. Skeletal equation. Now, let's understand the meaning of these two terms, balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. As I said कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहीं पर हम एक एरो भी दिखाते हैं। दिस एरो इज एक्चुअली शोइंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि जो चेंज है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो कहां से कहां प्रोसीड कर रही है। सो यहां पर ये एरो ये दिखा रहा है कि यहां से रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस का मतलब है कि जो भी हमारे एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जो भी एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर मैग्नीशियम का जो है सिंगल एटम है और ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो मैग्नीशियम का सिंगल एटम है बट ऑक्सीजन का भी सिंगल एटम है, जो कि अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस इक्वेशन है। अगर दोनों तरफ बराबर हैं, दोनों के एटम जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह देते हैं। अब जैसे कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब बात आती है यहीं पर कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस छोड़ा जाता है या फिर अनबैलेंस छोड़ा जाता है। तो आंसर इज, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब भी एग्जाम में पूछी जाती है, आपसे बोला जाए उसे बैलेंस करिए या ना भी बोला जाए, लेकिन आप केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ोगे, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं एग्जाम में। सो अब यहीं पर इक्वेशन आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर क्यों रहे हैं, या दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है उन्हें आप बराबर कर क्यों रहे हैं। तो एक ये इक्वेशन भी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। Why the chemical equation is balanced? It is done to follow
the law of conservation of mass। एक लॉ है जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये क्लास 9 में पढ़ा था। इसी लॉ को फॉलो कराने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ देखते हैं कि बैलेंस किया कैसे जाता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे जाता है। आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। बट राइट हैंड साइड में अगर देखें तो जो मैग्नीशियम है उसका सिंगल एटम है, बट ऑक्सीजन का भी एक सिंगल एटम है जो कि अनबैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर नहीं है अभी। तो किस तरह से बराबर किया जाए उसे चेक करता है। देख, जब ये इक्वेशन जो लिखी गई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की, जिससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, तो जब भी हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहां पर जो इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, जो भी यहां के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, उन्हीं को चेंज करके इस इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। यानी कि अभी अगर देखोगे तो यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो 1 है, इधर भी 1 है, और इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है सीधा सीधा नंबर ऑफ एटम्स के साथ में। तो यहां पर मैग्नीशियम का सिंगल एटम है तो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। अब यहां जो ये 1 है ये भी दोनों एटम्स के साथ में मल्टीप्लाई करेगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। तो कैसे बैलेंस किया जाए इसे, देखते हैं। बहुत बेसिक सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट भी काफी है। देखिए यहां अगर 2 है, मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर मैं प्रोडक्ट में जो एनजीओ है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां कितने एटम्स हो जाते हैं। नाउ ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये अब दोबारा से मल्टीप्लाई करेगा एटम नंबर ऑफ एटम्स के साथ। सो 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 1 2। तो दोनों के ही एटम जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के ही अब 2 एटम्स है प्रोडक्ट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो ऑक्सीजन के भी 2 ही एटम्स है। बट ऐसा करने से हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसके भी एटम चेंज हो गए, तो यहां पर भी हम अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज करते हैं। नाउ जो मैग्नीशियम के एटम्स है 2 इंटू 1 2, ऑक्सीजन के भी 2 है, और राइट हैंड साइड में देखोगे तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2। अब ये जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, और यही सिंपलेस्ट सा तरीका है कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हमें जो चेंज करना है वो यहां चेंज करना है, यानी कि इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन इस पर भी रखा बोर्ड ने कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बता दीजिए। जो आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स बताइए। तो अगर मैं इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की बात करूं तो यहां 2 है, इसके पास कुछ नहीं, तो यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं 2, 1, 2। ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं इस इक्वेशन के। काफी सिंपल सी रिएक्शन थी, इक्वेशन जैसे हमने रिप्रेजेंट किया अभी। नाउ यहां पर भी वही चीज बताई गई है कि किस तरह से ये जो इक्वेशन थी उसे बैलेंस किया गया। तो ऑब्वियसली स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को चेंज करके जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन थी उसे बैलेंस कर दिया गया है। नाउ वी हैव वन मोर एग्जांपल, Fe, which is a symbol of iron, when reacts with water
Fe when reacts with water it gives Fe3O4 plus hydrogen gas. Now चलिए इससे जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है उसे देखते हैं. ये आयरन है, ये वाटर है, ये है मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जो आपको कई बार ऐसा भी लिखा मिलता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन गैस. अब इस इक्वेशन को पहले तो चेक करेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. सो वही सेम तरीका नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे यहां पर. सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो आयरन का एक ही एटम है, हाइड्रोजन का भी, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का 1 एटम है. राइट हैंड साइड में चेक करें तो आयरन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 4 एटम्स है और हाइड्रोजन के 2 एटम्स है. अगर हम इन्हें कंपेयर करें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो आयरन के एटम्स हैं यहाँ 1 है वहां 3 है, तो जब एटम्स ही बराबर नहीं है तो इक्वेशन कैसी हो जाती है, ये अनबैलेंस्ड. ऑब्वियसली नाउ इट्स एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन. अब इस अनबैलेंस इक्वेशन को अगर हम एज इट इज लिखा छोड़ देते हैं तो यहां हमारे मार्क्स कट हो जाने वाले हैं. तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना है. अब हमें देखते हैं किस तरह से हम इसे बैलेंस कर सकते हैं. देखिए चलिए बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को भी. सो एज आई सेड कि जब भी हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है तो हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को चेंज करना है. अभी यहां जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है वो 1 1 1 और 1 है, जो कि इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहा है. ठीक है, चलिए चेंज करते हैं इसे. नाउ मैं एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूं कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो जब भी हमें बैलेंस करना है तो सबसे पहले हम इक्वेशन में मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, देन लास्ट में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है हम मेटल, सबसे पहले मेटल और देन नॉन मेटल के साथ बैलेंसिंग करेंगे. तो मेटल यहां पर हमारे पास है आयरन. आयरन के राइट हैंड साइड में अगर देखें तो 3 एटम्स है और यहां अगर देखें तो सिंगल एटम है. तो इसका कोएफिशिएंट में जो है 3 रख देता हूं. अब आप देखोगे तो आयरन का यहां पर भी 3 हो गए, 3 1 जा 3, और यहां पर भी देखोगे तो 3 एटम्स है. नाउ आयरन के बाद जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही दिख रहा है, तो इन्हीं की तरफ प्रोसीड करते हैं आगे. ऑक्सीजन के यहां पर देखोगे तो 4 एटम्स है और यहां देखोगे तो सिंगल एटम है, तो इसे भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. तो 4 1 जार 4, यहां पर भी 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है. अब रह गया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के हो जाते हैं यहां पर 8 और यहां अगर देखोगे तो 2 एटम्स है, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. अब अगर आप देखो तो इक्वेशन जो है पूरी तरह से बैलेंस्ड है. लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स है, राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम्स है. लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के टोटल 8 एटम्स है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के टोटल 8 एटम्स है. ऑक्सीजन के देखोगे तो 4, यहां पर भी 4. जैसा मैंने बोला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लिया. आई होप ये समझ में आ रहा होगा सभी. सो यहां पर भी इसी तरह से कुछ बैलेंस किया गया इक्वेशन को. अच्छा, जैसे ये जो इक्वेशन बैलेंस हुई, ये जो इक्वेशन बैलेंस हुई प्लस 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2. आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस इक्वेशन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं क्या. तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं सबसे पहले 3, यहां पर 4, यहां पर कुछ नहीं है तो यहां 1 और यहां पर
4. These are the stoichiometric coefficients of this chemical equation. So क्वेश्चन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ शेयर की ये वाली इंफॉर्मेशन. नाउ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन कि जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख रहे हैं तो उसके साथ में कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दी जाती हैं. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? लाइक सबसे पहले फिजिकल स्टेट, जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है तो उसके ब्रैकेट में हम एस लिखता है, लिक्विड स्टेट में है एल लिखता है, गैसियस स्टेट में है तो जी. अगर गैसियस स्टेट में हमने लिया हुआ है तो उसे जी लिखेंगे. अगर सपोज वो प्रोडक्ट साइड में गैस इवॉल्व हो रही है तो यहां हम उसे अपवर्ड एरो के साथ में लगा सकते हैं. इफ द गैस इज इवॉल्विंग, रिलीज हो रही है, तो हम अपवर्ड एरो भी लगा सकते हैं. अगर किसी भी सब्सटेंस को हमने वाटर में घोल रखा है तो उसे हम एक्यू यानी एक्वस से डिनोट करते हैं. एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में घोला हुआ सोल्यूशन. अगर प्रेसिपिटेट बना है तो हम यहां पर ये अपवर्ड एरो, क्योंकि प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, और इनसॉल्युबल सॉलिड होने की वजह से ग्रेविटी की वजह से ये सब्सटेंस नीचे ही जाएगा, और इसको हम यहां पर इस डाउनवर्ड एरो से शो कर देते हैं. इट मींस द सब्सटेंस formed is insoluble and going down due to ग्रेविटी की वजह से वो सब्सटेंस नीचे की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट, अगर हमारे रिएक्शन में जो कंडीशंस हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट, प्रमोटर, ये सारी चीजों को भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है. सो ये जो कंडीशंस है हम इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर? तो जो हमारा एरो है जो रिएक्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो इसके अपवर्ड या हम डाउनवर्ड उस कंडीशन को शो कर सकते हैं. और हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ट्राइंगल्स. सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि हम इक्वेशन में जब भी इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो इन इतनी सारी जो इंफॉर्मेशन है हम उन्हें इन्वॉल्व भी कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास इक्वेशन है. देखिए, अभी हमने ये देखी थी इक्वेशन. तो जो आयरन लिया था हमने, उसका जो फिजिकल स्टेट था वो था सॉलिड. जो वाटर लिया था हमने, उसका फिजिकल स्टेट था गैस यानी कि स्टीम. याद रखिए कि आयरन स्टीम के साथ आयरन जब रिएक्शन करता है तो वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो स्टीम के साथ ही जहां से रिएक्शन के लिए एनर्जी मिल जाती है, तो ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन करेगा. और तब जाकर ये आयरन का ऑक्साइड, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड, या फिर जैसे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड, इसका फॉर्मेशन हो रहा है और साथ में रिलीज हो रही है हाइड्रोजन गैस. जैसा मैंने बोला था कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई गैस रिलीज हो रही है तो या तो हम एक अपवर्ड एरो को यूज कर सकते हैं या फिर हम ब्रैकेट में जी को भी लिख सकते हैं. यहां पर हमने फिजिकल स्टेट्स मेंशन किए हैं. नेक्स्ट इक्वेशन में देखते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है रिएक्शन ऑफ formation of methanol, which is the first member of alcohol family.
ये हमारे केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में आता है। फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, उसका फर्स्ट मेंबर है मिथेनॉल, और ये रिएक्शन बता रही है कि किस तरह से मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले लिया गया है CO। CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक पॉइजनस गैस है। इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ में। हाइड्रोजन गैस, और तब जाकर बनना है मिथेनॉल, विच इज CH3OH, जिसका फिजिकल स्टेट है लिक्विड। ना यहां हम देख सकते हैं कि एरो के ऊपर और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये इस रिएक्शन की कंडीशन है कि अगर हम ये कंडीशन देंगे तब जाकर ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ये कंबाइन होकर हमें प्रोडक्ट देने वाले हैं। सो कंडीशन क्या है कि 340 ATM का प्रेशर ले रखा है, साथ ही साथ यहां पर 380 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है। ये है इसके कैटलिस्ट और प्रमोटर। जिंक ऑक्साइड विच इज द कैटलिस्ट एंड CrO3 इज द प्रमोटर। एक टर्म आया कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट क्या होता है? सो इसे भी देख लेते हैं। Catalyst, a substance which can change the rate of chemical reaction। ये वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या कहें स्पीड को चेंज कर सकता है, यानी कि स्पीड को बढ़ा भी सकता है और इवन घटा भी सकता है। सो यहां पर जो हमारे पास कैटलिस्ट था वो था ZNO, और साथ में इसको भी प्रमोट करने के लिए हमने ले रखा है CrO3। तो जो भी रिएक्शन की कंडीशंस हैं हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। नेक्स्ट एक और इक्वेशन है हमारे पास, और आई होप ये आपने बायोलॉजी में शायद सुनी होगी, बड़ी फेमस इक्वेशन है। इसका नाम है reaction of photosynthesis। It is the reaction of photosynthesis। photosynthesis ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाता है, जिसमें क्या दो मेन चीजें ले रखी हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर। जब ये दो चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों चीजें कंबाइन हो रहे हैं, चलिए इनकी फिजिकल स्टेट भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट, और कंडीशन जो है यहां पर कि सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट की प्रेजेंस में होगा और साथ ही साथ क्या चाहिए, क्लोरोफिल, तब जाकर यहां पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रोडक्ट है हमारे पास ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और वाटर। ठीक है, यहां पर इनके फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन है, कार्बन डाइऑक्साइड इन गैसियस स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट। यहां जो ग्लूकोज बना है उसकी जो फिजिकल स्टेट है AQ, जैसे मैंने बताया था AQ है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर एक्वस, यानी ये जो ग्लूकोज है ये वाटर में घुला हुआ है। साथ के साथ जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो गैसियस स्टेट में और वाटर लिक्विड स्टेट में। ये इसकी कंडीशंस है जो यहां पर मेंशन की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। हमने अभी तक दो मेन टर्म समझे, एक केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन कर रहे हैं तो जो पुराने बॉन्ड्स हैं, जो पुराने फोर्सेस हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, और जो नए बॉन्ड्स या नए फोर्सेस हैं वो बन रहे हैं, और जिसकी वजह से जो नया सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज पूरी तरह से अलग है। उसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जा रहा है। केमिकल इक्वेशन दो तरह की, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने ये भी देखा कि केमिकल इक्वेशन, जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है
जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास है कुछ 4 मेन रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर उसके साथ में ये तीनों एक ही में आ जाती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट का एक टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और साथ ही साथ अगर किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या दी जा रही है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो इन सारी रिएक्शंस को हम देखते हैं विद एग्जांपल्स कि किसका क्या मतलब है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड पहली बार तो हो नहीं रहा है, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, टॉपिक्स यही है, तो बार बार कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस उठाता है बोर्ड, तो सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि चीजें जुड़ रही हैं, और अगर इसे डिफाइन किया जाए कि व्हेन अ रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called a chemical combination or combination reaction. जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तब उस रिएक्शन को हम नाम दे देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर कार्बन विच इज इन सॉलिड स्टेट when combines with oxygen which is in gaseous state it forms CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक ही है। अगेन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। यहां पर भी हमारे पास 2 रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट एक है। रिएक्टेंट कम से कम हमारे पास 2 और प्रोडक्ट हमारे पास एक ही मिलेगा। 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन। बड़ा ही कंफ्यूजन होता है यहां पर भी कि ये है क्या। चलिए मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला टर्म है क्विक लाइन। क्विक लाइन ऑल्सो नोन एज लाइम, इसी को हम लाइम भी बोलते हैं, विच इज CaO और कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम और लाइम विच इज CaO और कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वाटर, सब जानते हैं H2O। स्लेट लाइन, स्लेट लाइन विच इज CaOH होल ट्वाइस इन सॉलिड स्टेट। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है तो इसे स्लेट लाइन कहा जाता है, लेकिन अगर यही स्लेट लाइन का एक्वस सोल्यूशन अगर आप बना दें, यानी कि CaOH होल ट्वाइस को अगर हम पानी में घोल दें तो इसे नाम दिया जाता है लाइम वाटर। तब इसे लाइम वाटर कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में कलरलेस होता है, कलरलेस। और स्लेट लाइन की बात करें तो ये व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड। सो टाइप है ये केमिकल बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पर 2 रिएक्टेंट है, क्विक लाइन और वाटर, जिसके कॉम्बिनेशन से बना है हमारे पास स्लेट लाइन, जो कि एक व्हाइट सॉलिड है। आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा सभी को, कि जहां पर हम 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां जस्ट उल्टा होने वाला है। रिएक्टेंट एक होगा और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होंगे। रिएक्टेंट एक होने वाला है और प्रोडक्ट जो होंगे दो या दो से ज्यादा होने वाले। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, सपोज CaCO3 plus CO2 to give, sorry, CaCO3 plus CO2 plus H2O, it gives CaHCO3 whole twice। एक मैंने इक्वेशन लिखी, यहां पर आप देखोगे तो तीन रिएक्टेंट्स है और सिंगल प्रोडक्ट है। तीन रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्टेंट एक है हमारे पास, जैसे CaCO3, रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट अगर हमें दो या दो से ज्यादा मिल रहे हैं, प्रोडक्ट हमें दो या दो से ज्यादा मिल रहे हैं, तब इसे नाम दिया जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट एक ही होता है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा होता है। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए, a reaction in which a single reactant breaks down to form two or more product is known as decomposition reaction। ठीक है, एक सिंगल रिएक्टेंट है जो कि ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसे नाम दे रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भाई एक क्वेश्चन है सिंपल सा कि अगर हमें किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए ऑब्वियसली वहां पर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और जब भी हम कभी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या एनर्जी दे रहे हैं, और वो सारी की सारी रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा भी जाता है कि कुछ एग्जांपल दीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन के, तो वहां पर आप सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जांपल दे सकते हैं। नाउ तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिपेंड करता है कि हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं। अगर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं ब्रेक करने के लिए तो रिएक्शन का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो उसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं तो उसका नाम आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वी हैव थ्री टाइप्स, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। जैसे यहां पर दो एग्जांपल्स दे रखे हैं कि फेरस सल्फेट ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉयल, इसे हम कॉमनली ग्रीन विट्रॉयल के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन विट्रॉयल, ग्रीन विट्रॉयल के नाम से भी जानता है। जब इसको हीट सप्लाई की गई तो ये जो हमारे पास FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये ब्रेक हुआ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। सो यहां सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट हमारे पास तीन आए, तो ये रिएक्शन हो जाती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, इसे हमें लर्न भी रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, इसे हम कॉमनली लाइमस्टोन या फिर
मार्बल भी कहता है या फिर एग शेल भी कहता है। ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल और एग शेल ये सब इसी कैल्शियम कार्बोनेट के ही नाम है, ऐसे कह सकते हैं। नाउ जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो इसने क्या दिया प्रोडक्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज क्विकलाइन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि दो प्रोडक्ट्स में मिल जाते हैं। सो सिंगल रिएक्टेंट था और दो, यहां पर हमें तीन प्रोडक्ट्स मिले और यहां पर हमें सिर्फ दो ही प्रोडक्ट्स मिले। तो ये एग्जांपल हो जाते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। नेक्स्ट एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, लास्ट ईयर ही इससे बोर्ड ने क्वेश्चन रखा है कि लेड नाइट्रेट जब से हम हीट कर रहे हैं तो इसमें से तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। लेड ऑक्साइड जो कि एक येलो रेसिड्यू है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होता है, ऑक्सीजन गैस जो कि एक कलरलेस गैस। ये एक व्हाइट सॉलिड है, व्हाइट सॉलिड। So lead nitrate when heated it gives lead oxide plus nitrogen dioxide and oxygen gas. इसकी बैलेंसिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, देख सकते हैं इट इज 2 2 4, 2 2s are 4। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं इसके 2, 2, 4, यहां कुछ नहीं है तो 1 है। सो इट्स 2, 2, 4, 1, ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हो जाते हैं। सो यहां पर हमने तीन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन है और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर क्लोराइड जो कि एक व्हाइट सॉल्ट है, व्हाइट कलर का सॉल्ट है, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो पेल येलो कलर का सॉल्ट है, पेल येलो, फीका पीला। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और नाम है इसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक, फोटो से मतलब है लाइट एनर्जी। जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट एनर्जी दी जा रही थी, हीट एनर्जी से एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक किया जा रहा था। और यहां पर है हमारे पास ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर डिकम्पोजिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, तो यहां पर हम जो रिएक्शन हो रही है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। ऐसे ही अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को रखते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये Ag प्लस Br2 में ब्रेक हो जाता है जाकर। अब अगर मैं इसके कलर की बात करूं तो सिल्वर का कलर है ग्रेइश व्हाइट, ग्रे व्हाइट। क्लोरीन का जो कलर है इट इज ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का जो कलर है इट इज रेडिश ब्राउन। कलर वाली इंफॉर्मेशन भी रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड ये दो एग्जांपल्स हो जाते हैं। इनका डिकम्पोजिशन जो है सिल्वर में सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन एंड सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस। अच्छा, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये यूज कहां होते हैं, इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो दे वर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट
फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन दोनों सॉल्ट्स को यूज किया जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर जो एनर्जी है विच है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो रिएक्शन होने वाली है ये होने वाली है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रेजेंस में। देखते हैं। तो जब भी वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये ब्रेक हो जाता है। अच्छा, याद रखना है कि ये जो वाटर लेना है हमें एसिडिफाइड वाटर लेना है, क्योंकि प्योर वाटर जो होगा वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है प्योर वाटर से, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराने के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ ऐड कर देता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट पास हो पाए, और तब जाकर ये वाटर ब्रेक होता है किसमें, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। अच्छा, इसी के साथ में एक और क्वेश्चन भी जुड़ा होता है कि जब भी वाटर ब्रेक होता है तो एक गैस दूसरे से जस्ट डबल अमाउंट में रिलीज होती है। तो आप देख भी सकते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है हाइड्रोजन का 2 है और यहां पर 1 है। इट मींस हाइड्रोजन जो है जस्ट डबल अमाउंट में फॉर्म हो रही है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। सो रीजन पूछा जाता है ऐसा क्यों? सो रीजन इसी में छुपा हुआ है। आप देखोगे वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, वाटर के एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के तो 2 एटम्स हैं लेकिन ऑक्सीजन का तो सिंगल एटम है। जब एक सिंगल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी हाइड्रोजन के एटम्स ऑलरेडी डबल अमाउंट में, हाइड्रोजन के एटम्स ऑलरेडी डबल है, तो जितना भी हमारे पास वाटर होगा हर एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जब डबल है तो रिलीज भी डबल ही होगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जब भी वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट होगा वो ऑक्सीजन से जस्ट डबल होने वाला है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है या जैसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है, तो इन गैसेस का फॉर्मेशन कहां होता है? ये गैसेस कहां फॉर्म होती हैं, कौन से इलेक्ट्रोड पर फॉर्म होती हैं? तो हाइड्रोजन गैस का जो फॉर्मेशन है ये होता है जाकर कैथोड पर, जो कि हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और ऑक्सीजन फॉर्म होती है एट एनोड, जो कि हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो ये था हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।